हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसिफर एक्सप्लेन चैनल में। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम है यूसियोल, और वो बोल रहे थे ब्रदर आप अगर जल्दी नहीं आएंगे तो आप स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। और तभी उसका ब्रदर बाहर आता है और वो बोलती है ब्रदर क्या आज भी आप बेसमेंट में सोए थे और आपकी बॉडी से मशीन ऑयल की स्मेल क्यों आ रही है। और हमें दिखाया था ये बंदा होता है यूजियन, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है। यूजियन हमें बताता है कि वो सियोल सिटी के माउंटेन्स में रहते हैं, इसी वजह से मुझे अपनी सिस्टर को साइकिल पे स्कूल छोड़ना पड़ता है। और यूजियन ने अपनी सिस्टर को स्कूल के गेट पे छोड़ दिया होता है और वो अपनी सिस्टर से बोलता है कि उसको 6 बजे लेने आएगा। और वो बोलता है मेरी बहन के स्कूल से मेरे स्कूल का रास्ता 20 मिनट का है। और हम देखते हैं वहाँ पे कुछ लड़के चलते हुए जा रही होती है और तभी उनके सामने से यूजियन काफी स्पीड से निकलता है। और लड़कियां बोलती क्या सच में ये साइकिल थी, इसकी स्पीड तो बहुत ज्यादा थी। और यूजियन बोलते मैं बस 5 मिनट के अंदर स्कूल पहुंच गया। और यहाँ तक कि मेरी स्पीड की वजह से मेरी साइकिल का टायर भी रेड हो चुका है और अगर मेरी साइकिल मॉडिफाइड नहीं होती तो ये मेरी स्पीड को मैच नहीं कर पाती। और फिर कहानी सुनाने वाला हमें बताता है यूजियन जिस स्कूल में जाता है उसका नाम है बुक्सिन हाई स्कूल। और स्कूल के अंदर कोई सबसे बदमाश बच्चे पढ़ते हैं और सिर्फ इस स्कूल के गेट पे खड़ा होकर बता सकता है कि आखिर ये बच्चे कितना कचरा है। और तभी यूजियन के सामने एक 3rd ईयर का स्टूडेंट आता है और वो बोलता है कभी ना आके तूने रास्ता क्यों रोक रखा है। और वो लड़का यूजियन को टपली मार देता है और बोलता है क्या तुझे दिख नहीं रहा कि तू कहाँ पे खड़ा है। और यूजियन अपने मन में सोच रहा होता है पता नहीं क्यों हर 3rd ईयर का स्टूडेंट मुझसे पंगा लेने क्यों आता है, मुझे लगता है मुझे इसको भी सबक सिखाना पड़ेगा। और तभी यहाँ पे एक टीचर आता है जिनका नाम होता है यून सियोक जी, और वो यूजियन को बोलते कि लंच ब्रेक में आके मुझसे मिलना। और यूजियन हमें बताता है कि सियोक जी एक स्पेशल फोर्स के ऑफिसर रह चुके हैं और ये पूरी स्कूल के अंदर अकेले टीचर है जो कि किसी बच्चे से चिल्ला के बात कर सकते हैं। और यहाँ तक इन्होंने कितने सारे बच्चों को पीट भी रखा है और इसीलिए बच्चे इनको क्रेजी डॉग के नाम से बुलाते हैं। और मुझे लगता है इस बंदे से मतलब रखना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। और फिर हमें क्लास 25 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे बच्चे मस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन यूजियन जैसे उस क्लास में एंटर करता है तो सारे बच्चे चुप होकर अपने डेस्क पे बैठ जाते हैं। और यूजियन हमें बताता है मेरे क्लास में एंटर होते ही हमेशा ऐसे ही होता है। और तभी यूजियन अपनी सीट पे बैठ कर अपने डंबल्स बाहर निकालता है और वहीं पे सो जाता है। और यूजियन सोच रहा होता है जब भी मैं सोता हूँ तो मेरे को काफी अजीब से सपने आते हैं और उन सपनों की वजह से मुझे काफी इंटेंस पेन फील होता है और मैं अपनी बॉडी के हर एक बोन को टूटता हुआ फील कर पाता हूँ और ऐसा लगता है किसी ने मेरी स्किन को मुझसे अलग कर दिया है। और ये सब मुझे इसलिए होता है क्योंकि मुझे एक बीमारी है और इस बीमारी के बारे में किसी को नहीं पता, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं पता कि बीमारी क्या है। और इस बीमारी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कभी भी एक्टिव हो जाती है और जब ये पेन स्टार्ट होता है तो मुझे पता होता है कि ये पेन एक ड्रीम है, लेकिन कभी कभी ये इतना पेन करता है कि मुझे लगता है मैं ह्यूमन भी नहीं हूँ। और इसीलिए मैंने इस बीमारी का नाम मॉल्टिंग रखा है। और जब भी ये मॉल्टिंग प्रोसेस कंप्लीट होती है तो मुझे लगता है मेरी बॉडी वापस से रीबोर्न हो गई और हर प्रोसेस के बाद मेरी बॉडी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है और इसी वजह से मेरे पास सुपर ह्यूमन एबिलिटीज़ हैं। और हम देखते ये सब सोचते यूजियन अपने हाथ में पड़े डंबल को क्रश कर दिया होता है और वो बोलता है तो मुझे डंबल भी केक की तरह सॉफ्ट लगता है। और तभी यूजियन के पास में उसका दोस्त यूशिक आता है और यूशिक बोलता है कल तूने मेरे मैसेज का आंसर क्यों नहीं दिया, क्या तुम एग्जाम की प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा बिजी हो। और यूजियन बता रहा होता है इस पूरी क्लास में इकलौता यही मेरा दोस्त है। और यूजियन बोलता है एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए मुझे हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं, वो काफ़ी ज़्यादा ईजी होते हैं। और इस बात से यूशिक काफ़ी ज़्यादा जल गई होती है और बोलता है हर कोई तुम्हारी तरह जीनियस नहीं होता। और तभी यहाँ पे क्लास प्रेसिडेंट जियोंग यूना आती है और बोलती है क्या तुम मंडे को फ्री हो। और तभी यूशिक बोलता है क्या हुआ तुम्हें मेरे दोस्त को डेट पे लेके जाना है। इस बात से जियोंग यूना काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाती है और बोलती है नहीं मुझे तो बस स्कूल इवेंट का काम था। और यूजियन सोच रहा होता है 5:30 हो चुके हैं और 6 बजे मुझे अपनी बहन को लेने जाना है तो मुझे लगता है मुझे अब निकलना चाहिए। और तभी यूना बोलती तुम भी हमारी क्लास में पढ़ते हो तो यूजियन तुम्हें हमारी हेल्प करनी चाहिए। और तभी यूजियन बोलता है नहीं मुझे इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, और ये बोल के वहाँ जाने लगता है। और यूना सोच रही थी मैंने बात सुनी है कि अगर कोई इससे अच्छी तरह रिक्वेस्ट करता है तो उसकी बात मान लेता है। और तभी यूना यूजियन के पास आती है और काफ़ी सैड सा फेस बना लेती है। और यूजियन सोच रहा था क्लास में तो सब कुछ ठीक है तो आखिर ये इतनी सैड क्यों है। और तभी यूजियन बोलता चलो ठीक है मैं तुम्हें हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और फिर मैं सियोक जी को दिखाया जो कि काफ़ी ज़्यादा चिढ़ रहे होते हैं और बोलते हैं कि यूजियन मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आया। और तभी वहाँ पे एक टीचर था जिनका नाम था किम मियोंग और वो बोलते यूजियन ने क्या वापस से कुछ किया है। और तभी सियोक जी बोलते वो करता तो बहुत कुछ है लेकिन वो कभी भी अपने पीछे एविडेंस नहीं छोड़ता और मुझे रेस्टोरेंट के पीछे कुछ काम था इसलिए मैंने उसको बुलाया था। और तभी किम मियोंग बोलता लेकिन वो जगह तो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। और तभी सियोक जी बोलते लेकिन ये लड़का उस जगह के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और किम मियोंग बोलते कैसे में वो लड़का इतना अच्छा फाइट करता है। और हम देखते यूजियन स्कूल के बाहर आ गया होता है और चलते हुए जा रहा होता है। और तभी यहाँ पे कुछ बंदे आते हैं और बोलते हैं क्या तुम्हारा नाम यूजियन है, तुम हमारे साथ चलो हमारे बड़े भाई तुमसे मिलना चाहते हैं। और हम देखते किम मियोंग बोल रहे होते क्या आपने कभी उसको फाइट करते हुए देखा है। और सियोक जी बोलते नहीं मैंने कभी उसे फाइट करते हुए नहीं देखा। और सियोक जी बोलते जब से वो ट्रांसफर हुआ है उसकी किसी से फाइट की न्यूज़ नहीं आई और अगर उसकी फाइट हुई भी होगी तो किसी ने हमें रिपोर्ट नहीं किया और लगता है उसे कोई ना कोई तो बचा रहा है। और तभी किम मियोंग बोलते लेकिन यूजियन की वजह से क्लास 25 के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होती और जब तक यूजियन उस क्लास में ट्रांसफर नहीं लिया था तब तक वो सबसे ज़्यादा बदमाश क्लास थी, लेकिन अब वो क्लास पूरी तरह से बदल चुकी है। और यहाँ तक कि वो लड़का पूरे स्कूल के अंदर रैंक 1 आता है और ना ही वो ज़्यादा किसी से बात करता है। और तभी सियोक जी बोलते यूजियन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और हम देखते यूजियन उन सारे बंदों को काफ़ी बुरी तरह से मारा होता है और यूजियन से एक बंदा बोल रहा था प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और तभी यूजियन बोलता है क्या जो भी कुछ हुआ है तुम्हें किसी और को बताओगे। फिर हम देखते सीन चेंज होता है और हमें यून सियोल को दिखाया जाता है और तभी वहाँ पे उसकी फ्रेंड जूही आती है और वो बोलती है
आखिर तुम यहाँ पे क्या करेगा, क्या तुम्हें जाना नहीं है? यूनसियोल बोलती मेरे ऊपर मुझे 6 बजे लेने आने वाले हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे उनका वेट कर रही हूँ। ये सुन के जूही बोलते क्या यूजियोन आने वाले हैं? लेकिन वो तो सेकंड ग्रेड में है ना, तो क्या उनके स्कूल उनको अलाउ करती है? और तभी यूनसियोल बोलती लेकिन तुम तो स्कूल के बारे में जानती हो ना। तभी जूही बोलती लेकिन आगे वो स्कूल में क्यों गए, वो तो पढ़ाई में काफी ज्यादा अच्छे हैं। यूनसियोल बोलती वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था। तभी जूही बोलती क्या एक एक्सीडेंट? तभी यूनसियोल बोलती सब लोग बोलते कि मेरे ओपा की गलती थी, लेकिन मुझे नहीं पता वहाँ पे क्या हुआ था। तभी जूही बोलती लेकिन इस तरह से तुम अकेडमी के लिए लेट हो जाओगी। यूनसियोल बोलती लेकिन मुझे मेरे ओपा का वेट करना है और मुझे पता है वो किसी वक्त आते ही होंगे। तभी हमें यूजिन को दिखाया जिसने बहुत सारे बंदों को मार रखा होता है और वहाँ पे जो बंदा उससे माफी मांग रहा था वो बोलता है आखिर ऐसा कैसे हो गया, अभी थोड़ा टाइम पहले तो हम वहाँ पे थे। और हमें थोड़े टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ बंदे यूजिन के पास आए होते हैं और बोलते हैं हमारे बिग ब्रदर तुमसे मिलना चाहते हैं। लेकिन यूजिन उन लोगों को बोलता है मुझे तुम लोगों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम लोग यहाँ चले जाओ। लेकिन वो लोग उसको जबरदस्ती वहाँ से ले जाते हैं और वहाँ पे उनका बिग ब्रदर बोल रहा होता है तो यही है वो बंदा जिसकी वजह से स्कूल में काफी ज्यादा शांति है और चलो तुम इस लड़के के साथ वार्म अप कर लो। उसके बाद हम सोचेंगे हमें क्या बात करनी है और हम देखते तो सारे बच्चे यूजिन के ऊपर अटैक कर देते हैं। और जैसे वो लोग यूजिन पर अटैक करने के लिए आते हैं यूजिन अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और वो बोलता है जितना स्लो मुझे म्यूजिक नहीं दे रहा है उससे भी ज़्यादा स्लो ये लोग है और मैं इस वर्ल्ड को काफ़ी ज़्यादा स्लो देख पाता हूँ। और अगर ये लोग मेरे लिए स्लो है इसका मतलब मेरी स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और मेरे पास जो पावर्स है मुझे लगता है मेरी बॉडी इसको हैंडल नहीं कर पाती। इन पावर्स को यूज़ करते मेरी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा गर्म और हैवी फील होता है और ये पूरी दुनिया मुझे स्पेस की तरह दिखती है जिसके अंदर मैं हर एक मूवमेंट को वेव्स की तरह देख पाता हूँ। और तभी हम देखते एक बंदा उसको अटैक कर देता है और यूजियन बोलता है अगर सही टाइम में 2 उंगली से भी अटैक किया जाए तो हम एक बैट को भी काफी आसानी से पीछे ढकेल सकते हैं। और तभी दूसरा बंदा उसके ऊपर अटैक करता है और यूजियन बताता है अगर हम स्पेस के अंदर डिस्टर्बेंस कर दे तो हम इस बैट को फायरवर्क की तरह फोड़ सकते हैं। और ये जो स्पेस के आर पार देखने की पावर है यही वो चीज है जो कि मेरे पेन को भी सेटिस्फाई करती है। और यूजियन ने मार मार कर उन बंदों की हालत खराब कर दी होती है और यूजियन बताता है इनमें से कुछ बंदे अपनी स्ट्रेंथ को यूज नहीं कर पाएंगे और वहीं इनमें से कुछ जोर से चिल्लाने लायक नहीं बचे। और ये जो बंदा है मैं इसकी गारंटी लेता हूँ इसको पक्का सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। और तभी हम देखते जब उनका बिग ब्रदर पीछे देखता है तो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसके हिसाब से ये सब इतना फास्ट हुआ कि वो सिर्फ अपनी जेब से सिगरेट निकाल पाया। और इस बंदे को देख के मुझे फील हो रहा है जैसे कि ये स्पेस में ट्रेवल कर सकता हो। तभी हम देखते यूजिन उसको थप्पड़ मारता है और वो बॉस बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे थप्पड़ मारने की। और फिर यूजिन उसको एक पंच मारता है और वो बॉस सोच रहा होता है मेरी पूरी बॉडी काँप रही है और मैं कुछ सोच भी नहीं पा रहा। और हम देखते यूजिन उसको एक और पंच मारता है जिससे उसके दांत भी टूट जाते हैं। और तभी वो अपने पास पड़े नाइफ को पकड़ने लगता है लेकिन यूजिन उसके हाथ पे काफ़ी तरीके किक मारता है और वो बहुत सोच रहा था उसको मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा था। बस मेरे माइंड में एक चीज़ थी कि ये बंदा काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। और जब यूजिन टाइम चेक करता है 5:43 हो गए होते हैं और तभी यूजिन उससे उसका फ़ोन ले लेता है और उसके फ़ोन से अपने फ़ोन के अंदर डाटा ट्रांसफर कर लेता है और फिर वहाँ पड़े नाइफ को उठा लेता है और बोलता है तो क्या तुम यहाँ पे जो भी हो किसी को बताओगे? तभी वो बॉस बोलता है नहीं मैं इसके बारे में कभी बात नहीं करूँगा। तभी यूजिन उस नाइफ से उसके बाल काट देता है और तभी यूजिन बोलता चलो ठीक है मैं चाहूँगा हम लाइफ में कभी ना मिले। और हम देखते जब यूजिन साइड वाली गली में आता है तो उसके मुंह से खून निकल रहा होता है और यूजिन बोल रहा था कि मैं थोड़ी देर वहाँ पे रुक गया होता तो ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी बड़ी दिक्कत हो जाती। और यूजिन बोल रहा था लगता है मोल्टिंग स्टार्ट होने वाली है और पता नहीं क्यों मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा वीक है। इस फाइट के अंदर मेरी नेल्स भी टूट गई और मेरी 2 उंगली फ्रैक्चर हो चुकी है। और हम देखते यूजिन अपनी उंगलियों को खींच के फ्रैक्चर को ठीक कर देता है और यूजिन बोलता है 8 बजने में सिर्फ 6 मिनट बाकी है और मुझे कहीं भी लेट पहुँचना पसंद नहीं। और यूजिन काफ़ी स्पीड से वहाँ जाने लगता है और वो सोच रहा होता है फाइट के अंदर मेरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल हो जाती है और मुझे फाइट के अंदर ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिसमें मैं कम से कम एफर्ट के साथ बंदों को हरा सकूं। और हम जैसे स्कूल के पास पहुंच यूजिन ने स्पीड को धीरे कर दिया होता है और वो बोलता है कि पीछे की सीट काफ़ी ज़्यादा गर्म हुई तो यूनसियल को बैठने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी और मुझे लग रहा है मैं 1 मिनट पहले आ चुका हूँ। और हम जैसे यूजिन के वहाँ पे जाते ही जूही बोलती है हेलो ओपा और यूजिन बोलता है जूही तुम्हें काफ़ी टाइम हो गया देखे हुए, आखिर तुम कैसी हो? और तभी जूही बोलती है अब यूनसियल को रोज बाइसाइकिल की राइड देते हैं लेकिन आपका घर तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है। और तभी यूजिन बोलता है मैं एक्सरसाइज के लिए करता हूँ। और जूही सोच रही होती है यूनसियल की फैमिली काफ़ी ज़्यादा रिच है तो आखिर उसको बाइसाइकिल पहनने की क्या जरूरत है। और हम यूजिन यूनसियल को लेकर जाने लगता है और बोलता है ठीक है जूही तो हम बाद में मिलते हैं। और जूही सोच रही थी ओपा आप काफ़ी ज़्यादा दूर दूर रहने लगे हैं, कम से कम आपको यहाँ पे थोड़ी देर रुकना चाहिए था। और हम देखते रास्ते में जाते हुए यूजिन को बोलती है जूही ने मुझे कि जियोन हायुंग ने S1 एंटरटेनमेंट को ज्वाइन कर लिया। उसने बोला कि हायुंग वहाँ पे काफ़ी सारे कनेक्शन है तो इसीलिए वहाँ पे उसको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तभी यूजिन बोलते वैसे वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड भी है तो वो पक्का वहाँ पे अच्छा करेगी। पर ओपा को पता है जूही ने मुझसे आपका नंबर मांगा तो मैंने उसको दे दिया। ओपा कहीं आप इस बात से गुस्सा तो नहीं है ना? और तभी यूजिन बोलता है नहीं नहीं मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ, वैसे भी आके इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है। फिर हमें यूजिन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने कंप्यूटर के आगे बैठ के जियोन हायुंग के बारे में सोच रहा होता है। और तभी यूजिन बताता है मेरे फादर ने जब ये बिजनेस स्टार्ट नहीं किया था उससे पहले वो जिस कंपनी में काम करते थे उसके सीईओ की ग्रैंड डॉटर है जियोन हायुंग और उसकी एज भी लगभग यूसीएल के बराबर होगी। और जब तक मैं 8th ग्रेड में था तो मेरी फैमिली वहीं पे रहती थी और मेरे फादर जो कि एक अनाथ थे
उन्होंने ग्रेजुएट होने के बाद उस कंपनी को ज्वाइन किया और वो एक काफ़ी समझदार एम्प्लॉय थे, इसलिए सीईओ हमेशा उनको सपोर्ट करते थे और सीईओ को भी चीज़ें इन्वेंट करना काफ़ी ज़्यादा पसंद था। तो उन्होंने मेरे फादर को अपने असिस्टेंट के तौर पर रख लिया और मेरे फादर की हेल्प से उनकी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर पब्लिक हो गई और जो बड़ी टेक्नोलॉजी वहाँ पर डेवलप हुई है उसके अंदर मेरे फादर का बहुत बड़ा रोल है। और जो सीईओ का सन था वो भी अब्रॉड से एमबीए करके आया था और उसका मानना था कि वो सीईओ बन जाना चाहिए। और क्योंकि सीईओ मेरे फादर काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे इसलिए वो मेरे फादर से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ता था और मुझे एक बार जाके पहले वाला सीईओ से मिलना चाहिए, पता नहीं वो कैसे होंगे। और जब मैं सीईओ के बारे में सोचता हूँ तो मुझे काफ़ी अजीब फील होता है और मैंने सुना उनकी एज काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से वो उस कंपनी से रिटायर हो चुके हैं और मेरा उनके साथ काफ़ी स्पेशल मेमोरीज है और मेमोरीज के साथ साथ काफ़ी पेनफुल मोमेंट भी है जो कि शायद से वो भूलना चाहेंगे। और तभी हम देखते हैं यू जियोन को अननोन नंबर से कॉल आता है और जब यू जियोन उस कॉल को उठाता तो बोलता है कि तुम कौन बोल रहे हो। और वो आगे वाली लड़की बोलती है क्या तुम मेरी आवाज़ भी भूल चुके हो, मैं बोल रही हूँ हाई यूंग। और तभी यू जियोन बोलता तुमसे मिले हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया तो बताओ आखिर तुम कैसी हो। और तभी हाई यूंग बोलते इस सैटरडे को तुम्हें मेरे घर आना है क्योंकि ग्रैंडफादर तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम पक्का आओगे ना। और आखिर तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे, प्लीज़ अब तुम यहाँ पे एटीट्यूड में दिखाना। और तभी यू जियोन बोलते तो आखिर मैं कब जा सकता हूँ। और हाई यूंग बोलते तुम लंच टाइम में जा सकते हो, हम लोग साथ में बैठ के खाना खाएंगे तो इसीलिए तुम पक्का टाइम पे आना। और यू जियोन बोलता चलो ठीक है और वो फ़ोन को काट देता है। यू जियोन सोच रहा था कि ग्रैंडफादर को क्या हुआ, लेकिन तभी यू जियोन के पास एक मैसेज आता है जो कि किसी चा मिनसे नाम की लड़की ने किया होता है और वो बोलते कि मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। तभी हमें नेक्स्ट डे स्कूल का सीन दिखाया जाता है और यूना सोच रही थी पता नहीं क्यों यू जियोन के सामने काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और बोलती है क्या तुमने इस स्टोरी के बारे में सुना। तभी यूना बोलती है कि कौन सी स्टोरी के बारे में। वो लड़की बताती है क्लास फर्स्ट की चा मिनसियो के बारे में। वो उस क्लास की काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लड़की थी और पता नहीं लास्ट नाइट उसने कुछ मेडिसिन ली थी और मैंने सुना शायद उसने अपना हाथ भी काट लिया, हालांकि उसको टाइम पे हॉस्पिटल ले गए थे इसीलिए अब वो सेफ है। और तभी यूना बोलती लेकिन आगे अचानक से उसने ऐसा क्यों किया। और लड़की बोलती लगता उसको कोई बुली कर रहा था और मुझे लगता पक्का इसके पीछे पार्क जियोन यूंग का हाथ है क्योंकि वो सेमेस्टर के स्टार्ट से काफ़ी ज़्यादा बिगड़ी हुई है। वो वहाँ से बच्चों से पैसा लेती है, यहाँ तक कि उनका लंच भी छीन लेती है। और यूना सोच रही है पार्क जियोन यूंग ये उन बदमाश लड़कियों में से एक है जो कि स्कूल में नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक मैंने ये भी सुना है कि वो यूनक यूनियन से मिली हुई है और उसके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा वेल्दी फैमिली से आते हैं, पर उसके पुराने स्कूल में काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट करने की वजह से उसका ट्रांसफर यहाँ पे हो गया और लास्ट ईयर फाइनेंशियल फ्रॉड की वजह से उसके फादर को अरेस्ट कर लिया गया। और उसके बाद से पार्क जियोन यूंग और ज़्यादा बिगड़ गई। फिर यूना बोलती था कि उसके बाद क्या हुआ। तभी वो लड़की बोलती है मिनसियो फैमिली काफ़ी ज़्यादा गरीब है, आज लंच टाइम में उसकी मॉम यहाँ पे आई थी और उनके साथ में एक लेटर भी था जो कि चा मिनसियो ने अपना हाथ काटने से पहले लिखा था और इसीलिए लंच टाइम के अंदर स्कूल में काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा था। और तभी यूना बोलती क्या सियोक जी वहाँ पे नहीं आए। और तभी वो लड़की बोलती है सियोक जी के आने से पहले वहाँ पे वाइस प्रिंसिपल आ गए और उन्होंने यहाँ पे सब कुछ चुप रहने के लिए और डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए कहा। और शायद से पार्क जियोन यूंग ने क्लास के सारे बच्चों को डरा रखा था और मुझे लगता है शायद ये इसी वजह से है क्योंकि पार्क जियोन यूंग की मदद काफ़ी पावरफुल बैकग्राउंड से आती है। यूना बोलते सच में काफ़ी ज़्यादा डरावनी बात है और लड़की बोलती सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है क्योंकि हमारी क्लास का एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और यूना सोची तो यू जियोन आखिर वो मेरे पीछे क्यों बैठता है, वो स्कूल का नंबर 1 स्टूडेंट जिसको स्टूडेंट के साथ साथ टीचर भी अवॉइड करते हैं और मैंने उसको कभी पढ़ते हुए नहीं देखा, उसके बावजूद भी उसके ग्रेड्स काफ़ी ज़्यादा हाई रहते हैं। और यहाँ तक कि उसको एक बार सारे पेपर के अंदर 0 मिला था जबकि उसने सारे आंसर बिल्कुल सही लिखे थे। और उस इंसिडेंट के बाद में कोई भी यू जियोन के बारे में बात नहीं करता। और अगर जीनियस के लेवल की बात करी जाए तो यू जियोन उन सारे जीनियस में नंबर 1 है। और तभी हमें सियोक जी को दिखाया जाता है जिसके पास यू जियोन ने मैसेज किया होता है कि वो कल इनसे इसलिए नहीं मिल पाया था क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा काम था और आज भी उसके लिए मिल पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और कल भी उसको लगता है कि वो नहीं मिल पाएगा, नेक्स्ट वीक भी शायद उसको काम होगा, लेकिन ग्रेजुएशन खत्म होने से पहले वो पक्का सियोक जी से मिल के जाएगा। और हम देखते इस मैच को पढ़ के सियोक जी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोलते आखिर क्या फालतू बात है। लेकिन तभी हम देखते वहाँ पे सियोक जी की डॉटर आती है और वो बोलती है डैड प्लीज़ आप चा मिनसियो की हेल्प कीजिए क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चों को बुली किया जा रहा है। और सियोक जी सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या मैटर हो रहा है, मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता। और वो बोलता है 1 मिनट रुको मुझे एक बात बतानी है। लेकिन तभी वो बोलती है फादर मैं भी इसके अंदर इंक्लूडेड हूँ। ये बात सुनकर सियोक जी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और सियोक जी सोच रहा होता है मेरी डॉटर ऐसे बदमाश बच्चों के बीच में है लेकिन फिर भी यहाँ पे एंडोर कर लेती है, वो बहुत बड़ी बात है। और हम देखते सियोक जी की डॉटर का नाम होता है यून यूंग और यून यूंग बोलती है फादर मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। और तभी सियोक जी बोलता है तो फटाफट से मुझे डिटेल बताओ। तभी हम देखते हैं जीवन सीईओ के घर पे आ गया होता है और अंदर जाकर वो सोच रहा होता है मुझे काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे आए हुए और यहाँ पे आकर मुझे फील होता है जैसे कि मैं होम टाउन आ गया हूँ। और ये एक ऐसी जगह जहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा मज़े किए हैं लेकिन साथ ही में मेरी पेनफुल मेमोरीज भी यहीं से जुड़ी हुई है। और ये वो घर जहाँ मेरी फैमिली पहले रहती थी उससे पहले जब हमें निकाला गया हो। और तभी हम देखते वहाँ पे एक डॉग आ रहा है जो कि यूजिन के गले लग जाता है और यूजिन बोल आखिर तुम कैसे थे और तुम्हें देख के लगा तुम बिल्कुल हेल्दी हो और मुझे बता के ग्रैंडफादर कैसे हैं। और तभी हम देखते वहाँ पे एक लड़की आती है बोलती है आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, अगर तुम घर पे आ गए थे तो तुम्हें सबसे पहले अंदर आना चाहिए था क्यों ग्रैंडफादर कम से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। सच में यूजिन तुम बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए। और हम देखते ये वही सीईओ की ग्रैंड डॉटर होती है
जिसका नाम था जियोन हायुंग। और यूजिन भी सोच रहा था कि टोन बिल्कुल चेंज नहीं हुई, यह भी उतनी अग्रेसिव है। और तभी हायुंग बोलती अंदर एंटर करने से पहले अपने ऊपर की धूल को साफ कर लेना, वरना तुम पूरे घर को गंदा कर दोगे। और यूजिन सोच रहा होता है हायुंग ये मुझे काफी ज्यादा दिक्कत करती है। तभी हमें अंदर सीईओ को दिखाया जाता है, जिसको याद आ रहा होता है कि उसने अपने बेटे से पूछा था क्या तुम बाइक हो से मिले। और उसका बेटा जियोन इल्जा उसे बोलता है फादर मैं जानता हूं मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक करी, लेकिन आखिर ये काम आप यू बाइक हो कैसे दे सकते हैं। और वो अपने मन में सोच रहा होता है यू बाइक हो उसका बेटा और उसकी पूरी फैमिली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और वो अपने फादर को बोलता है फादर मैं इस चीज को हैंडल कर लूंगा। और तभी सीईओ बोलते तुम्हारे कहने के साथ ये एक मिस्टेक थी और दूसरे की टेक्नोलॉजी को चुराया। और साथ ही मैंने ये भी सुना कि तुमने अपने एम्प्लॉय को डराया धमकाया है। और तभी इल्जा बोलता है फादर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी सीईओ बोलते हैं तो लगता है तुमने ये भी गलती से कर दिया होगा। वैसे बाइक होने इस पूरी मशीन के कोर को डिजाइन किया है तो तुम्हें इस काम के अंदर उसकी हेल्प लेनी चाहिए। लेकिन इल्जा बोलता है मैं उसकी हेल्प नहीं ले सकता, लेकिन मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जापान के टॉप इंजीनियर्स को बुलाया है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगी। सीईओ सोच रहा था भले ये मेरा बेटा है लेकिन ये किसी भी काम का नहीं, यहाँ तक इसको ये भी नहीं होता कि खुद की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। और यू बाइक हो पता नहीं मुझे क्यों उससे ज्यादा प्यार है, यहाँ तक अगर मेरे बेटे में से या फिर यू बाइक हो में से किसी को चुनना हो तो मैं हमेशा यू बाइक को चुनूंगा। और तभी सीईओ बोलते हैं मैंने सुना हायुंग ने एक एजेंसी को ज्वाइन किया है, क्या वो भी तुम्हारा डिसीजन था। तभी इल्जा बोलता है नहीं फादर वो उसका डिसीजन था, बस मैंने उसको वहां तक पहुंचने में हेल्प कर दी और आप टेंशन मत लीजिए इस प्रॉब्लम को मैं जल्दी सॉल्व कर दूंगा। और सीईओ सोच रहा था मैंने उस बच्चे को यहाँ पे हायुंग की हेल्प करने के लिए बुलाया है। और हम देखते यूजिन उसके पास पहुंच गया होता है। और तभी सीईओ बोलता है यूजिन तुम्हें यहाँ पे आने में प्रॉब्लम तो नहीं हुई। यूजिन बोलता नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ और प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपसे पहले मिलने के लिए आ जाना चाहिए था। तभी सीईओ बोलता है कि तुम्हारे फादर कैसे हैं। तभी यूजिन बोलते वो हमेशा काम में बिजी रहते हैं इसीलिए मैं उनसे ज्यादा मिल नहीं पाता। और तभी सीईओ बोलते हैं तो आखिर तुम्हारी हेल्थ आजकल कैसे चल रही है। और तभी यूजिन बोलते लगभग मैं फुली रिकवर हो चुका हूँ। तभी सीईओ बोलता है लेकिन तुमको देख के लगता तुम बिल्कुल ठीक हो। यूजिन बोलता मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी है लेकिन वो चीज भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं रही। और सीईओ सोच रहा होता है ये बच्चा बहुत ज्यादा पेन में रहता है और भले ही सर्जरी की वजह से मेरी अपेयरेंस बिल्कुल ठीक हो चुकी हो लेकिन मुझे मेरे हाथ अभी पावरलेस फील होता है। और तभी सीईओ बोलते हैं मैंने तुमको यहाँ पे इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे तुमसे कुछ पूछना था। मैंने सुना है कि हायुंग एसओ एंटरटेनमेंट एजेंसी में बहुत ही जल्दी डेब्यू करने वाली है, क्या तुम्हें इसके बारे में पता था। यूजिन बोलते हाँ मुझे इसके बारे में पता था। और तभी सीईओ बोलते मुझे इसके बारे में तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। और तभी यूजिन बोलते आप जैसा बोलेंगे मैं वैसे ही करूंगा। और तभी यूजिन सोच रहा होता है मुझे इसके बारे में पहले से पता था, इसीलिए मैंने यहाँ आने से पहले एसओ एंटरटेनमेंट कंपनी के बारे में बहुत कुछ पता किया और साथ ही मैंने गॉस मैकेनिक प्राइवेट लिमिटेड के बारे में पता किया। वो कंपनी जिसके सीईओ हायुंग के फादर जियोन इल्जा है। और मुझे लग रहा है ग्रैंडफादर को मेरी हेल्प चाहिए, इसका मतलब ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा सीरियस है। हालांकि मैं इनका रियल फैमिली नहीं हूँ लेकिन उसके बावजूद ये मुझे रिलेटिव की तरह ट्रीट करते हैं और ऊपर से जो मिस्टेक मैंने करी थी उसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और तभी सीईओ बोले तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैंने हायुंग को भी इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया था। और तभी सीईओ को याद आ रहा था कि उसने अपने सन से बोला था कि यहाँ पे यूजिन हायुंग की हेल्प करेगा। और तभी इल्जे बोलता है क्या आप यू बाइको के बेटे की बात कर रहे हैं, आपको पता है ना मैं यू बाइको को कितना नफरत करता हूँ क्योंकि उसने उस लड़की को मुझसे चुराया है जिसको मैं बहुत ज्यादा पसंद करता था। और आपको पता है ना कि उसने यहाँ पे क्या किया था, उसके बावजूद आप उसको प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं। और तभी सीईओ बोलता लेकिन उसने मुझे सेव किया है। और तभी इल्जे बोलता लेकिन आपने उसके लिए ऑलरेडी रीपे कर दिया है, उसकी स्कूल से लेकर बीमारी तक का हर एक खर्चा आपने उठाया है और आखिर आप ये कब तक करने वाले हैं। तभी सीईओ बोलता क्या तुम ये बात भूल चुके हो कि उस लड़के ने तुमको भी बचाया था। और तभी सीईओ बोलता चलो ठीक है साथ में चल के खाना खाते हैं। फिर हम देखते सीन चेंज होता है, हमें एक लड़की को दिखाया था जो कि बोल रही होती है तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत इजीली यहाँ से गायब हो जाओगी। और हमें दिखाया था कि वो लड़की किसी को मार रही होती है और वो दूसरी लड़की से माफी मांग रही होती है लेकिन वो उसका मुंह टॉयलेट सीट में डाल देती है और उसके बाद उसको बहुत बुरी तरह से मारती है और बोलती कल मुझे किसी हालत में $30 चाहिए और उसमें अगर थोड़ा पैसा भी कम हुआ तो तुम सोच सकते मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी और अगर तुम्हें पैसे बनाने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। यहाँ पे पास में काफी सारी पार्ट टाइम जॉब है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करा सकती हूँ क्योंकि वैसे भी ये लाइफ तुम हमेशा जीना नहीं चाहोगी। और हम जैसे वो वहाँ से बाहर निकलती है तो उसके फ्रेंड उसको बोलते हैं क्या तुम्हें लगा तुम्हें थोड़ा इजी जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना कि वो मार खाते खाते मर जाए। और तुम्हें तो पता ना चामिन से बस खत्म होने वाली थी। और तभी हम देखते चामिन का नाम सुनकर लड़की काफी गुस्सा होती है और बोलती है मैंने तुमसे पहले ही बोला था चामिन का नाम मेरे सामने मत लेना। और हम देखते ये लड़की कोई और नहीं बल्कि पार्क जियोन यूं होती है। और तभी उसकी फ्रेंड बोलती है लगता है सियोक जिसके बारे में काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और मुझे लग रहा है इन सब के बारे में यूनियन ने उसको बताया है। और तभी पार्क जियोन यूं सोच रही होती है सियोक जी और यूनियन ये दोनों ही काफी बड़ी प्रॉब्लम है, वैसे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जब तक मेरे पास पैसे आ रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी हमको बहुत ही जल्द बहुत सारे एटीएम बनाने होंगे, ये बच्चे जिनको हम मारते हैं और लगातार आके हमको पैसे देते हैं ये हमारे लिए एटीएम की तरह ही है। और मुझे लग रहा है ये लड़की जिसका मैंने अभी भी इलाज किया है वही बहुत जल्दी एक एटीएम बन जाएगी और वो कमीनी चामिन से और उसकी माँ की वजह से पक्का सियोक जी कोई ना कोई मूवमेंट करेगा। और मुझे लग रहा है ये चीजें बिल्कुल भी सही नहीं जाने वाली, ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस इन्वॉल्व हो जाए जिसकी वजह से मुझे कुछ दिन तक अपना बिजनेस बंद करना पड़े
क्या मुझे इस बारे में सैमुअल से बात करनी चाहिए, क्योंकि ये बंदा कुछ भी हैंडल कर सकता है। फिर हमें यूना को दिखाया था जो कि यूजियोन से बोल रही होती है हमें वो कैमरा अपने इवेंट के लिए चाहिए जो कि 8th ग्रेड के ली वांगफिल ने ले रखा है, क्या तुम हमारी उसमें हेल्प कर सकते हो, क्योंकि वो लड़का बहुत ज्यादा बदमाश है, इसीलिए इसके अंदर मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। और मुझे उसने बोला था कि तुम ऐसे लड़के से बात करने में काफी अच्छे हो। और तभी यूजियन बोलता आखिर ऐसा किसने बोला। यूना बोलती मुझे तुम्हारे फ्रेंड यूसिक ने बोला था। और यूजियन सोचता था वो कमीना कहीं का, उसको पता चल गया था मैं कैसे बिहेव करूंगा, इसीलिए वो यहाँ से गायब है। और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है मैं वापस से इन्वॉल्व हो रहा हूँ। मुझे इस टाइम जाके कहीं पे सोना चाहिए था, क्योंकि मैंने सोचा कि सेकंड ईयर के अंदर मैं काफी ज्यादा लो प्रोफाइल रखूंगा, लेकिन यहाँ पे तो सेकंड ईयर की शुरुआत से चीजें सही नहीं जा रही। तभी यूजियन बोलता कि कैमरा की क्या जरूरत है, हम फोटोज को फोन से भी तो ले सकते हैं ना। और तभी यूना बोलती हमारी क्लास की जिम्मेदारी मिली है कि हमको बहुत अच्छी क्वालिटी की फोटो खींचनी है, तो इसीलिए हमें उसके लिए प्रोफेशनल कैमरा की जरूरत है। और तभी यूजियन बोलता है तो स्कूल से बोरो करने के बाद आखिर उसने रिटर्न क्यों नहीं किया। यूना बोलती वो उसको अपने पास रखना चाहता है, और मैंने सुना वो ऐसे काम करता रहता है, और अगर वो कैमरे को ग्रेजुएट होने तक भी रखे तो कोई उससे कोई सवाल नहीं करेगा। तभी यूजियन बोलता है इसका मतलब हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, हमें उससे वो कैमरा छीनना होगा। यूना बोलती हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, अब तुम मेरी बात को समझ चुके हो। फिर यूजियन बोलता तो मुझे बता कि मुझे क्या करना होगा। यूना बोलती स्कूल खत्म होने के बाद में मैंने सोचा मैं क्लास 8 के अंदर जाऊंगी, तुम उस वक्त मेरे साथ चलना। यूजियन बोलते क्या वो तुम्हारा वेट करेगा। तभी यूना बोलती हाँ वो पक्का वेट करेगा। और यूजियन सोचा तो पता नहीं यहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है मेरी बॉडी कुछ दिन तक और संभाल सकती है। और मैंने अपनी बॉडी के ऊपर काफी सारे केमिकल और ऑयल को लगा के उसकी रियल स्मेल को छुपा के रखा है, क्योंकि ये बीमारी काफी ज्यादा अननोन है और मुझे नहीं पता कब एक्टिव हो जाएगी, इसीलिए मैं ज्यादातर लोगों से दूर रहता हूँ। और यहाँ तक इस वर्ल्ड के बारे में बहुत कम जानता हूँ, इसीलिए मुझे नहीं पता कि कौन किस तरह से बिहेव करता है। और मैंने अभी तक काफी ज्यादा खुद को एंड्योर करके रखा है और किसी के सामने अपनी बीमारी को नहीं आने दिया। और तभी यूजियन बोलता है मुझे ली वांगफिल के बारे में और बताओ। और तभी मैं स्कूल खत्म होने के बाद क्लास 8 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ली वांगफिल बोल रहा होता है देखो यहाँ पे कौन है, ये क्लास है कि प्रेसिडेंट जियोंग यूना। और तभी यूना बोलती है मैंने सुना कि तुम्हारे पास कैमरा है। तभी ली वांगफिल बोलता है लेकिन मैं अभी उस कैमरे को यूज कर रहा हूँ। और यूना बोलते तुम्हें उसे लिए हुए 2 महीने हो गए और मेरा इवेंट खत्म होते मैं तुम्हें वापस दे दूंगी। और वांगफिल बोलता लेकिन मुझे यूज करना, मैंने कहा ना। तभी यूना बोलती वो तुम्हारा कैमरा नहीं है। ली वांगफिल बोलता मैंने उसको बोरो कर लिया, तो इसका मतलब वो मेरा ही कैमरा है। यूना बोलती चलो ठीक है मुझे ये बताओ तो आखिर मैं इस कैमरे को कैसे बोरो कर सकती हूँ। ली वांगफिल बोलता अब तूने सही बात करी, उस कैमरे के लिए मैं तुमसे 10,000 वॉन पर डे लूंगा, और साथ ही में तुम्हें वो पेमेंट एडवांस में करनी पड़ेगी, और प्रूफ के तौर पे तुम्हें मुझे अपनी स्टूडेंट आईडी देनी होगी। और तभी यूना बोलती कि तुम्हारा दिमाग खराब है, स्कूल की प्रॉपर्टी तुम यहाँ पे बिजनेस चला रहे हो, अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो मैं जाके टीचर को बता दूंगी। और हम देखते इस बात से ली वांगफिल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो, और तुम क्लास फर्स्ट से काफी ज्यादा ग्रो कर गई हो तो तुम्हें लगा तुम्हें काफी अच्छी तरह से बिहेव करना चाहिए, क्या तुम्हें सच में लगता है कि पुलिस तुम्हें काफी इजीली बचा सकती है। यूना बोलते आखिर तुम्हें क्या कर रहे हो, फटाफट से मेरे आगे से हटो। ली वांगफिल बोलता फटाफट डोर को बंद कर दो, कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए, आज चलो किसी की लाइफ के साथ खेलते बहुत ज्यादा मजा आएगा, और मुझे भी यहाँ पे पता चल जाएगा कि तुम मेरा क्या ही बिगाड़ लोगी। इस बात से यूना काफी ज्यादा शौक हो जाती है, बोलती है नहीं ऐसा मत करना, और वो यूना का मुंह पकड़ लेता है। यूना रोने लगती है और सोच रही थी आखिर वो गया कहाँ। और ली वांगफिल बोलता है आखिर तुम मुझे अब मना कैसे कर सकती हो, हम वैसे ही बहुत आगे तक आ चुके हैं। लेकिन तभी हम देखते उसके सर पे आके कुछ लगता है, और जब ली वांगफिल देखता तो एक पेन होता है और उस पेन की वजह से उसके सर में खून आने लगता है। और ली वांगफिल बोलता है कि किसकी हिम्मत हुई मेरे साथ ऐसा बिहेव करने की। और हम देखते वहाँ पे यूजियन आ गया होता है और वो बोलता है आखिर स्कूल के अंदर तुम ये क्या नॉनसेंस कर रहे हो, ऐसा नहीं मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ था, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर मेरे सर में दर्द हो गया था। और हम देखते वो अपनी चेन को बंद करने का ट्राई कर रहा होता है, और ये देख के यूना और ली वांगफिल काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। और यूजियन बोलता है कि तुम्हें हिम्मत कैसे यूना को छूने की, मैं बस थोड़ी देर के लिए लेट हो गया था क्योंकि मैं रेस्ट रूम चला गया था, और उतनी देर में तुमने इतनी फालतू चीजें कर दी। ली वांगफिल बोलता आखिर तुम हो कौन, और तभी उसके साइड वाला लड़का बोलता ये तो यूजियन है। ली वांगफिल बोलता आखिर यूजियन कौन है। तभी वो बंदा बताने लगता है यूजियन पहले वो जुंगनाम हाई स्कूल के अंदर हुआ करता था, और उस वक्त मैं भी जुंगनाम में ही था, और फर्स्ट ईयर के अंदर इसके बहुत सारे र्यूमर फेमस थे, जैसे कि ये 3rd ईयर के टॉप स्टूडेंट को बुली करता था, और यहाँ तक इसने एक टीचर को भी फिजिकली असॉल्ट किया था, और इस सब की वजह से कोई भी इससे फाइट करने की हिम्मत नहीं करता। और ली वांगफिल बोलते क्या सच है, जुंगनाम हाई स्कूल एक बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस स्कूल है, लेकिन लगता है वहाँ पे कुछ पुलिस थे, लेकिन अगर इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ होता तो ऐसा हो ही नहीं सकता, किसी को इसके बारे में पता नहीं होता, क्या इस बंदे के बहुत बड़े कनेक्शन है। ली वांगफिल बोलता तुम तो एक हीरो जो कि पुलिस को मारते हो, तो क्या तुम उसे यहाँ पे फाइट करके अपनी हीरोइन को बचाने के लिए आए हो, तो चलो ठीक है देखते तुम्हारे कितना दम है। यूजियन सोच रहा होता है ली वांगफिल एक ऐसे कैटेगरी से आता है जिसको पेन फील नहीं होता, यहाँ तक इसको फाइट करना बहुत ज़्यादा पसंद है, और ना ही ये किसी को मारने से डरता है और ना ही मार खाने से, और यही वजह किसी से फाइट करने से पहले नहीं सोचता। और हम देखते यूजियन उसको पंच को डॉच कर लिया होता है। ली वांगफिल बोलता आज तो पता चल जाएगा कि तूने यहाँ पे आके बहुत बड़ी गलती कर दी, और वो यूजियन को एक और पंच मारता है, लेकिन यूजियन उसको डॉच कर लेता है। यूजियन सोच रहा होता है इसकी फिस्ट काफी ज्यादा पावरफुल है, देखने में ऐसा लग रहा है कि अपनी फिस्ट को मूव कर रहा है, लेकिन ये सच में सब कुछ सोच समझ के कर रहा है। और हम ली वांगफिल लगातार यूजियन के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन यूजियन उसके हर एक अटैक को काफी इजीली डॉच कर रहा होता है। तभी ली वांगफिल बोलते हैं इस लड़के को देखो,
ये मेरे अटैक को काफ़ी इजीली डॉज कर रहा है, इसका मतलब इसके पास स्किल तो है। लेकिन वो अपने मन में सोच रहा होता है, मैंने लगातार इसके ऊपर 4 स्ट्राइक करी पर उनमें से इसको एक भी टच नहीं हुई। ऐसा लग रहा है वो मेरे अटैक को पहले से देख पा रहा है। यूजियन सोच रहा होता है ये इतना भी बुरा नहीं है, इसको पता है फाइट कैसे करनी है। और तभी यूजियन उसको पोक करता है और बोलता है क्या तुम्हारे पास बस इतने ही अटैक थे। और हम देखते इस बात से ली वांग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो डायरेक्ट यूजियन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन हम देखते यूजियन बोलता है तुम खत्म होने वाले हो। तभी कुछ सेकंड बाद हमें दिखाया जाता है ली वांग के मुंह से खून आ रहा होता है। ली वांग फिर सोच रहा होता है ये बंदा अभी वैसा ही सेम है, लेकिन सिर्फ इसके एक पंच की वजह से मुझे ऐसा फील है जैसे बंदा 2 बन चुका है। और मैंने जैसे इसको ऊपर अटैक किया पता नहीं कहाँ से 2-3 पंच मेरे मुंह पे लगे और ये लड़का इतना फास्ट है कि मैं इसको डॉज भी नहीं कर पाया। और तभी ली वांग बोल रहा होता है तुम बस मुझसे एक पंच खा लो उसके बाद तुम नहीं बचोगे। यूजियन बोलता है तुम मेरी जगह पे होते तो तुम क्या पंच खाते। और ली वांग सोच रहा होता है मैं हर बार उसको पंच मारने वाला होता हूँ, लेकिन पता नहीं क्या होता है वो अचानक से डॉज कर लेता है। इस बात से मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं इसको यहाँ पे नहीं छोड़ने वाला। और हम देखते वो वापस यूजियन को अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन जब वो यूजियन की फिस्ट की तरफ देखता है तो वो अचानक से वहाँ पे रुक जाता है और वो देखता है कि यूजियन उसको अटैक करने वाला है और वो बहुत ही स्पीड से अपने मुंह को कवर कर लेता है। ली वांग सोचता है उसका एंड काफ़ी ज़्यादा बेकार होने वाला है, ये बंदा कोई वैसा इंसान नहीं जिससे वो फाइट कर सके। लेकिन हम देखते यूजियन को किक मार के हवा में उठा लेता है और यूजियन सोचता था मुझे उसकी बॉडी का वेट एक बलून की तरह लग रहा था, इसीलिए मैं उसको एक उंगली से भी उठा सकता था। और हम देखते ली वांग जैसे नीचे आ रहा होता है यूजियन उसको लगातार पंचेस मारने लगता है और हम देखते ली वांग वापस नीचे आ ही नहीं रहा होता। और हम देखते उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई होती है। और यूजियन बोला तो मुझे बताओ आखिर एक दिन का रेंट कितना है। लेकिन यूजियन वहाँ पे कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता और तभी यूजियन उसका मुंह जमीन में मार देता है और बोलता मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। और तभी ली वांग बोलता है प्लीज़ तुम उसको ले लो। तभी यूजियन वापस उसको सर जमीन में मारता है और ली वांग बोल रहा था प्लीज़ मुझे छोड़ दो। और हमें पता था कि वो जायंट बॉडी डर के मारे काँप रही थी। और तभी यूजियन बोलता है मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें यहाँ पे 2 ऑप्शन देता हूँ, या फिर तो यहाँ पे तुम्हारी लेफ्ट आई जाएगी या फिर तुम्हारे यहाँ पे राइट आर्म जाएगा, तो तुम यहाँ पे चूज करो तुम किसके बिना रह सकते हो। और वैसे मुझे लगा तुम्हारे खत्म हो जाने से इस दुनिया कुछ खास फर्क पड़ेगा, तो मुझे बताकर तुम इस बारे में क्या सोचते हो। ली वांग फिर रोने लगता है और बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। ली वांग भी बोल रहा था प्लीज मुझे कोई बचा लो। और डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर दी होती है और वहाँ पे वो जमीन को अपनी नेल से खरोचने लगता है जिससे उसकी नेल्स भी टूट जाती है। और तभी उसको राइट आर्म में कुछ फील होता है और अचानक से वो अपनी आंखें खोलता है और यूजियन ने नाइफ से उसके हाथ में छोटा सा कट लगा दिया होता है। लेकिन वो डर ली वांग की आंखों में क्लियरली देखा जा सकता था। और तभी यूजियन सोचता था ऑर्डिनरी हाई स्कूलर के लिए मुझे लग रहा है ये मोर देन इनफ होगा और इतना डर इसको जिंदगी में कभी गलत काम नहीं करने देगा। और जो बंदे खुद पेन को फील नहीं कर सकते उनको नहीं पता कि दूसरों को चोट देने में कितना ज्यादा पेन फील होता है। और हम देखते ली वांग के सारे बंदे बोल रहे होते हैं ठीक है तो हम यहाँ से जाते हैं, हम लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। और तभी हम देखते यूजियन उनके पास पहुंच जाता है और बोलता है तुम्हारे साथ मुझे ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि तुम्हें बहुत जल्दी पेन फील होने लगेगा। और हम देखते यूजियन उनमें से एक को थप्पड़ मारता है जिससे वो काफी दूर जा गिरता है और वापस एक को थप्पड़ मारता है जिससे वो 4-5 गुलाटी करके दूर जा गिरता है। और तभी यूजियन यूना को बोलता है यूना तुम यहाँ रूमर्स को स्प्रेड नहीं करोगी ना। यूना भी काफी डर रही होती है और बोलते हाँ मैं कभी नहीं करूंगी। और तभी यूना सोची अब मुझे पता चल गया कि आखिर स्कूल में इसके बारे में कोई भी रूमर फेमस क्यों नहीं है और मुझे लग रहा है अभी जो अंदर हुआ मैं उसके बारे में इससे बात भी नहीं कर सकती। और तभी यूजियन यूना से बोलता है क्या तुम्हें कोई और हेल्प चाहिए। और यूना सोच रही होती है अभी जो मैंने अंदर देखा तो मुझे इसे डरना चाहिए था पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा। और तभी यूना बोलते अगर तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और फिर हम लोग देखते वो लोग रेस्टोरेंट में आगे होते हैं और यूना को याद रहता है कि उसने यूजियन से डिनर की ट्रीट के लिए पूछा था। और यूजियन सोच रहा होता है क्या ये सच में क्लास प्रेसिडेंट है। और तभी यूना बोलती है आज के इंसिडेंट में इसमें काफ़ी ज़्यादा शौक थी और सच में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा थकाने वाली थी। और यूजियन सोच रहा होता है भले तुम बाहर से शो नहीं कर रही लेकिन तुम्हारे लिए अंदर से वो फाइट देना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था और अगर मैं थोड़ा सा और लेट हो जाता पता नहीं क्या हो जाता। मुझे अब काफ़ी ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है, मुझे ली वांग को इसके साथ बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। और जो भी इंसिडेंट वहाँ पे हुआ उन इंसिडेंट को इसके माइंड को कैप्चर करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। और यूना को तो ऐसा लग रहा होगा जैसे कि वो किसी मूवी की ब्रूटल सीन देख रही है और वो भी रियल लाइफ में। और इसीलिए मैंने उसके डर को कम करने के लिए कुछ करने का सोचा। और हम देखते उसके कंधे पे हाथ रख देता है। ये देख यूना काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और यूना बोलती यूजियन आखिर तुम क्या कर रहे हो। तभी यूजियन बोलते तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं कुछ भी बुरा नहीं कर रहा। और तभी यूजियन बोल रहा होता है मैंने अपनी एनर्जी को उसके अंदर इंसर्ट कर दिया जिससे उसका माइंड काफी ज्यादा रिफ्रेश हो गया। और यूना सोच रही थी अभी थोड़ी देर पहले मुझे फील हो रहा था कि मुझे काफी ज्यादा टेंशन है लेकिन मैं पहले से काफी ज्यादा रिफ्रेश फील कर रही हूँ। और तभी यूजियन बोलता तुम अच्छा फील कर रही हो। और हम यूना शर्माते हुए बोलती है मुझे नहीं पता। और वो सोच रही होती है पता नहीं आखिर इसने क्या किया लेकिन सच मुझे काफी ज्यादा रिफ्रेश फील हो रहा है पर मैं इसके लिए इसको थैंक यू नहीं बोलने वाली। और तभी यूना बोलती मुझे लगा तुम्हें ट्रीट देनी चाहिए। और तभी यूजियन बोलता लेकिन तुम मुझे यहाँ पे इसलिए लेके आई क्योंकि तुमने बोला था कि तुम ट्रीट देने वाली हो। तभी यूना बोलती लेकिन तुम काफी ज्यादा रिच हो। और यूजियन बोलता है भले मैं रिच हूँ तो क्या हुआ पर मेरी मॉम मुझे ज्यादा पैसे नहीं देती और ना ही मेरे डैड मुझे पैसे देते हैं। फिर हमें वापस से एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है
जहाँ पे एक टीचर बच्चों को पढ़ा रही होती है और तभी वो बोलती है सेकंड रो के बच्चे फटाफट से उठ जाओ और मुझे एक स्टोरी को इमेजिन करके बताओ। और हमें बताया था इस टीचर का नाम है प्रोफेसर युंग सुक, जो कि यू जियोन की मॉम है। और हम देखते वो लड़का एक कहानी बताने लगता है कि एक लड़का इस दुनिया से ट्रांसफर होकर मैजिक की दुनिया में पहुंच जाता है और उसके बाद वहाँ पे उसकी मॉन्स्टर से फाइट होती है। और तभी प्रोफेसर युंग सुक बोलती है क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम यही कहानी सोच पाए और वो कहानी भी तुम्हारी रियल नहीं है, तुम अपने बाजू वाले का कॉपी कर रहे हो और ना ही तुमने स्टोरी को सही समझाया कि आखिर वो कब कहाँ और कैसे गया और तुम्हारे कैरेक्टर के कुछ नाम भी नहीं है। और फिर हम देखते वो क्लास एंड हो जाती है और प्रोफेसर युंग सुक यूजिन को फोन करके बोलती है क्या तुमने खाना खा लिया। और तभी यूजिन बोलते हैं हाँ मैंने तो खाना खा लिया, लेकिन क्या आपका काम खत्म हो चुका है। और तभी प्रोफेसर युंग सुक बोलती है नहीं आज का काम काफी ज्यादा मुश्किल था, हालांकि फिजिकली यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती लेकिन मेंटली ये बच्चे मुझे परेशान कर देते हैं। और तभी यूजिन बोलता है मॉम आप ज्यादा टेंशन मत लो। और तभी प्रोफेसर युंग सुक बोलती है मुझे तुम्हारी हमेशा टेंशन रहती है और मुझे काफी ज्यादा बुरा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाती। और तभी यूजिन बोलता है अगर आपको बुरा लग रहा है तो कैसा रहेगा आप मेरी पॉकेट मनी को बढ़ा दो। और तभी उसकी मॉम बोलता है कि तुम क्या कहने का ट्राई कर रहे हो। यूजिन बोलता है कुछ नहीं मॉम। और तभी यूजिन बोलता है मॉम आखिर डैड कहाँ पे है। और उसकी मॉम बोलते मुझे काम आ गया, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ और वैसे भी बड़ों की बातों में तुम्हें दिमाग लेना चाहिए। और हम देखते यूजिन बैठ के यूसीएल को पढ़ा रहा होता है। यूसीएल बोलती क्या मॉम थी। यूजिन बोलता है हाँ वो मॉम थी। और तभी यूसीएल बोलती है पता है मुझे हायून ने फ़ोन किया था और उसने मुझे बोला कि हम नेक्स्ट वीक से घर जाने वाले हैं। यूजिन बोलता है हाँ उसने बिल्कुल सही कहा। और तभी यूसीएल बोलती लेकिन ऐसा क्यों। यूजिन बोलते क्योंकि ग्रैंडफादर चाहते हैं। यूसीएल बोलते मतलब कंपनी के सीईओ। यूजिन बोलते हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। तभी यूसीएल बोलते ब्रदर क्या आप ठीक रहेंगे। तभी यूजिन बोलता है कि इसमें क्या बात है। यूसीएल सोच रही होती है ग्रैंडफादर काफ़ी अच्छे हैं लेकिन उसके घर के लोग वो काफ़ी ज़्यादा बेकार है। यूसीएल बोलती ब्रदर का हेल्थ भी ठीक नहीं है। यूजिन बोलते मैं पहले से काफ़ी ज़्यादा ठीक हो चुका हूँ। और तभी यूजिन उसके सर पे हाथ रखता है, बोलता है क्या तुम्हें मेरी टेंशन हो रही है। और यूजिन सोच रहा होता है जब मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन फील होता था और मैं हॉस्पिटल भी नहीं जा सकता था तब मेरी सिस्टर हमेशा मेरे साथ थी, ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और तभी यूजिन बोलते एक बार अपने आंसू की तरफ देखो, क्या तुम दिन में सपने देख रही हो, तुम्हारे 5 आंसू गलत है। और तभी यूजुअल सोच रही होती है कि ब्रदर भी मिडिल लेवल स्कूल पे है, उसके बावजूद ये प्रॉब्लम को इतनी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। क्या सच में दुनिया में कोई ऐसा इंसान है। नहीं एक इंसान और है जो कि है मेरे डैड। और इन 2 मॉन्स्टर की वजह से मुझे लगता है मैं काफ़ी ज़्यादा डफर हूँ। और मॉम भी एक अलग ही बॉस है जो कि बहुत ही डिफरेंट वे में सोचती है। और मैंने तो आर्ट्स ले रखी है, अगर मैं मॉम की फिलोसफी हिस्ट्री और इकोनॉमी में फंस गई तो मुझे लग रहा है मेरे को बहुत टाइम लगेगा निकलने के लिए। ये बहुत ज़्यादा बुरा है लेकिन मेरे पास नॉर्मल फैमिली क्यों नहीं है। और हमने तो वहाँ पे क्लास 5 की होमरूम टीचर सोच रही होती है। मैं लगातार कुछ दिनों से क्लास 5 का इंटरव्यू ले रही हूँ और मुझे वहाँ पे कुछ भी अनयूजुअल फील नहीं हुआ। पहले जो बच्चे बहुत ज़्यादा बदमाश हुआ करते थे अब वो काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन में बिहेव करते हैं। और सारे टीचर भी हमेशा मुझे बोलते रहते हैं आपकी किस्मत काफ़ी अच्छी है कि आपको यहाँ पे क्लास 5 मिली है। सच में वो बच्चे काफ़ी डिसिप्लिन वाले हैं और ऐसी स्कूल के अंदर एक क्लास जो कि काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इन सब के पीछे पक्का उस बच्चे यूजियन का हाथ है। और हमें बताता है क्लास 5 के होमरूम टीचर का नाम होता है हो यून। और हम देखते यूजियन स्कूल के टेस्ट पे होता है और सोच रहा था आजकल काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है, मैं काफ़ी दिनों से बीमार भी नहीं पड़ा और ये मेरी लाइफ में पहली बार हो रहा है क्योंकि मैं हर एक टाइम पेन में जिया हूँ। और आखिर यहाँ पे नेक्स्ट क्लास की चीज़ है, मैं रोज़ सोचता हूँ कि मैं क्लास को डिच करूँगा लेकिन हर बार मैं मना कर देता हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरे फादर तो कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन मेरी मदर वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है और ख़ासकर स्कूल के मैटर में। और जब मेरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा पेन में होती थी और कोई भी चीज़ मुझे आराम नहीं दे पा रही थी, उस टाइम जब उनके बेटे को काफ़ी ज़्यादा पेन फील हो रहा था, इतना पेन कि वो मरना चाहता था, उस टाइम में मेरी मदर अपनी डिमांड पे टिकी हुई थी। उन लोगों के डिस्कशन का एक ही टॉपिक था कि हम लोग को इसको एंटीबायोटिक देना चाहिए या पेन किलर। और पता नहीं क्या उन लोगों ने एक एग्रीमेंट कर रखा था कि हम अपने बेटे को कभी हॉस्पिटल नहीं ले जाएंगे। सच में मुझे वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा क्रूअल लगती थी लेकिन एक टाइम था जब मेरे फादर और मदर दोनों बाहर गए हुए थे और उस वक्त अचानक से ये बीमारी मुझे स्ट्राइक कर गई। तो सीईओ ग्रैंडफादर ने मेरी कंडीशन को देखते हुए मुझे हॉस्पिटल ले गए और मैं वहाँ पे अंदर बैठकर देख सकता था कि कैसे सीईओ और मेरे फादर के बीच में बहस चल रही थी। और जब हॉस्पिटल वालों ने मुझे चेक किया तो उन्होंने बोला ऐसा केस हमने आज तक कभी नहीं देखा, इसके मसला होगा कि एजिंग काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो रही है और हमारे हिसाब से 1 साल से ज़्यादा नहीं जी सकता। और ये सुनकर तो मुझे काफ़ी अजीब लगा था कि मतलब मेरी लाइफ सिर्फ 1 साल की है। और उन्होंने कहा ये डिजीज अननोन है और उन्होंने मेरे फादर मदर को हॉस्पिटल में रहने के लिए कहा क्योंकि उनके हिसाब से उनको एक सैंपल मिल गया था जिसको टेस्ट करके वो काफ़ी ज़्यादा नाम कमा सकते थे। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने डॉक्टर से फाइट करी और मुझे वापस से घर ले आए और मुझे पता नहीं कि हॉस्पिटल से काफ़ी ज़्यादा नफरत हो गई, साथ ही में मेरे मॉम और डैड से भी। और वहाँ पे सब कुछ काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रहा था और जो मेरे सीईओ ग्रैंडफादर है उनको मेरे पेरेंट्स की क्रूअल्टी पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने काफ़ी टाइम तक उससे बात करना बंद कर दिया। लेकिन तभी हम देखते यूजिन के सामने यूना आते और बोलते क्या तुम रो रहे हो। और यूजिन बोलता कि किसने बोला कि मैं रो रहा हूँ। यूना बोलते नहीं तुम्हें देख के लग रहा था कि तुम रो रहे हो क्योंकि तुम्हारा गला भी पूरी तरह से सूख चुका था और तुम्हारी आंखों में मुझे पानी दिखा। तभी यूजिन बोलता कि तुम मुझसे फाइट करना चाहती हो। यूना बोलती क्या इतना करने से तुम मुझसे फाइट करोगे। और यूजिन बोलता है मैं तुम्हारी अब कोई हेल्प नहीं करने वाला क्योंकि मैं तुम्हारी और हेल्प करूंगा तो बहुत जल्दी रूमर स्प्रेड हो जाएंगे। तभी हमें सियोक जी को दिखाया जाता है
जो कि चाम मिंसू के बारे में सारे बच्चों से पूछ रहे होते हैं और बोल रहे होते तुम लोग सेम क्लास में पढ़ते हो, उसके बावजूद तुम्हें नहीं पता उसके साथ क्या हुआ। और जब सियोक जी देखते हो बच्ची काफी ज्यादा कांप रही है और वो बोलते चलो ठीक है तुम जा सकती हो और मैं यहाँ पे किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम यहाँ पे आई थी। और तभी यहाँ पे एक और लड़की आई होती है और वो भी बोल रही थी मुझे नहीं पता इसके बारे में। और तभी हम देखते एक लड़की ने आके पार्क जियोन को सब कुछ बता दिया होता है कि सियोक जी सबको एक एक करके बुला के चाम मिंसू के बारे में पूछ रहे हैं और आज होंग यूंग जुंग का बारी है। और हम देखते इस बात से पार्क जियोन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो सोच रही थी टीचर यून सियोक जी तुम ये बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे। और तभी पार्क जियोन बोलती है कि आखिर लोग वहाँ पे जाके क्या बोल रहे हैं, क्या तुमने इनसे पूछा। वो दूसरे लड़के बोलते नहीं मैंने इनसे पूछा तो नहीं, लेकिन इन लोग के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सियोक जी को सच बता सके। और पार्क जियोन सोच रही होती है वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल स्टोर से जुड़े हुए हैं तो मुझे पता वो तो दिक्कत नहीं करेंगे, लेकिन यून सियोक जी उन सबसे काफ़ी ज़्यादा अलग है। और जब बात हो ड्रग्स की तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी रिवील नहीं हो सकती और वो कमी चाम मिंसू उसकी वजह से मैं काफ़ी बुरा फंस सकती हूँ। और तभी जियोन यून किसी से फ़ोन में बात कर रही होती है और बोलती है ओपा आखिर क्या हुआ, मैंने आपसे कहा था ना उस लड़की की मॉम का इलाज कर दीजिए। और तभी वो आगे वाला बंदा बोलता है वो कम से कम 3 से 4 बार पुलिस स्टेशन गई है और सच में औरत काफ़ी ज़्यादा दिक्कत कर रही है और मैं नहीं चाहता कि मैं उसको एक्सीडेंट करके खुद के ऊपर अटेंशन लेके आ जाऊँ क्योंकि पुलिस का भी ध्यान उसके ऊपर है। और तभी जियोन यूंग बोलती है तो आखिर उस लड़की के बारे में क्या। तभी वो आगे वाला बंदा बोलता है क्या तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा खराब है, आखिर मैं उस लड़की का क्या ही कर सकता हूँ जो कि अपने घर के अंदर बैठी हुई है, यहाँ तक कि बाहर आने से भी मना कर रही है। और तभी जियोन यूंग बोलती है ओपा आप मुझे सही सही बताओ आखिर आपको और क्या चाहिए। और तभी वो आगे लड़का बोलता है जियोन यूंग तुम काफ़ी ज़्यादा चालाक हो, तुम एक काम करो आज रात मेरे लिए कुछ ड्रग लेके आ जाओ। और तभी जियोन यूंग बोलती है चलो ठीक है मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा एक और काम करना होगा, मैंने तुम्हें यहाँ पे एक फ़ोटो भेजी है फटाफट उसको चेक करो। तभी वो बंदा बोलते तो कोई अंकल लग रहा है। तभी जियोन यूंग बोलती है ये हमारे स्कूल का टीचर यून सियोक जी है और ये बंदा काफ़ी ज़्यादा मेरे काम के बीच में आ रहा है तो तुम इसका ध्यान रख लेना। और हाँ मैं तुम्हें एक बात बता दूँ वो कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, शायद से वो कोई स्पेशल फोर्सेज में रह चुका है तो इसीलिए उसे डील करना इतना भी आसान नहीं होगा। और तभी वो आगे वाला बंदा बोलता है अगर वो कोई स्पेशल फोर्स में रह भी चुका है तो भी इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वैसे भी वो एक अंकल बन चुका है तो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और हम देखते जियोन यूंग ने फ़ोन को काट दिया होता है और जियोन यूंग फ़ोन काटने के बाद बोलती है अब यून सियोक जी का तो काम हो जाएगा। और तभी वहाँ से जाने लगती है तो एक लड़की पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो। जियोन यूंग बोलती मैं ली वांगबिल से मिलने के लिए जा रही हूँ। तभी वो लड़की बोलती है लेकिन वो तो स्कूल आया ही नहीं है। जियोन यूंग बोलती लेकिन आखिर वो क्यों नहीं आया। और तभी वो लड़की मुझे भी इसके बारे में नहीं पता, लेकिन वो तो कल से ही स्कूल नहीं आ रहा। और जियोन यूंग सोची क्या सच में उसको इतना इंपॉर्टेंट काम आ चुका है कि वो मेरी अपॉइंटमेंट तोड़ेगा, ऐसा सोचना आज तक भी नहीं किया, पक्का यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तभी जियोन यूंग बोलते जाकर उन बंदों से पता करो जिनके साथ वो घूमता है, उनको पता होगा वो स्कूल क्यों नहीं आ रहा और शायद से वो एक लड़की से मिलने वाला था जिसका नाम शायद होंग यूंजू है, उसको भी मेरे पास लेके आओ। तभी सीन चेंज होता है और हमें यूजुन के घर के बेसमेंट का सीन दिखाया जाता है और हम देखते यूजुन जाके एक ट्यूब में बैठ गया होता है और वो बोल रहा होता है मुझे पहले से काफी ज्यादा पेन फील हो रहा है, लगता है मोल्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। और यूजुन बताता है जैसे मैं इस ट्यूब में लेटता हूँ वो ट्यूब अपने आप बंद हो जाता है और वो चैम्बर रोटेट करने लगता है और मेरी बॉडी के ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग इलास्टिक रोप को बांधा जाता है और मेरी बॉडी की हालत एक कोकून जैसी हो जाती है। और जब ये प्रोसेस हो रही होती है तभी उस चैम्बर में काफी सारे फोम बाहर निकलते हैं जो कि काफ़ी स्पेशल मटेरियल से बने हैं जिनकी वजह से मेरी साउंड बाहर नहीं जाती। और मेरी बॉडी को इतनी बार रोटेट किया जाता है कि अगर ये स्टील भी था तो ये टूट जाता, लेकिन क्योंकि एक इलास्टिक रोप है इसलिए नहीं टूटता। और जब मैं चिल्ला रहा होता तो वो आवाज़ इतनी ज़्यादा होती है कि उतनी आवाज़ को ह्यूमन नहीं निकाल सकता, लेकिन मेरी वो सारी आवाज़ बेसमेंट के बाहर नहीं जा पाती। और जब मेरी हालत इतनी ख़राब हो रही होती है तो मैं अपने पेरेंट्स को याद कर रहा होता हूँ, लेकिन वो इस वक्त भी मेरे पास नहीं होते। और मैं हमेशा गॉड से यही क्वेश्चन पूछता हूँ कि गॉड आखिर हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, और गॉड ये सब होने का मुझे प्लीज़ एक रीज़न दे दो। और जब ये प्रोसेस खत्म हुई तो मुझे पूरी दुनिया वाइट दिख रही थी और जब मैंने वहाँ पे फोकस किया तो मैं वहाँ के दीवारों के गेप्स को भी देख पा रहा था, यहाँ तक कि मैं इंसेक्ट के पाँव को भी काफ़ी इजीली देख पा रहा था। और जब मैंने रिलैक्स किया तो मैं कुछ रेस को देख पा रहा था जो कि नॉर्थ पोल की डायरेक्शन दिखा रही थी। और पहले मैं अपनी एबिलिटी की हेल्प से सिर्फ इंफ्रारेड को देख पा रहा था, लेकिन अब मैं अल्ट्रावायलेट रेस को भी देख पाता हूँ और लगता है फ्यूचर में मेरे पास एक्सरे विजन भी आ जाएगी। और पता नहीं क्यों मुझे धीरे धीरे लग रहा है कि मैं एक मॉन्स्टर बन रहा हूँ। और जो मेरे सुनने की कैपेबिलिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और जब ये मॉल्टिंग खत्म होती है तब मेरी सुनने की पावर और ज़्यादा बढ़ जाती है और उस वक्त मुझे काफ़ी सारी आवाज़ें सुनाई देती है जिसकी वजह से मेरा सर फट रहा होता है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा फोकस और ट्रेनिंग के बाद मैं साउंड को कंट्रोल कर लेता हूँ, लेकिन मुझे लग रही है तो बस पेन की शुरुआत है और कोई ना कोई दिन ऐसा आएगा जिस दिन मेरा ये पेन खत्म हो जाएगा। और जब वो अपने कमरे में चेक करता तो बोलता है कि मेरे सेंसेस पहले से 4 गुना बढ़ चुके हैं और मुझे लग रहा है मेरी ये पावर्स मेरी बॉडी की लिमिट को सरपास कर चुकी है और शायद मेरी बॉडी इन पावर को ज़्यादा देर तक संभाल नहीं पाएगी। और कभी कभी मुझे लगता है कोई बीमारी नहीं है बल्कि मैं ही शायद ह्यूमन नहीं हूँ। और जब मैं मॉम डैड से इस बारे में पूछता हूँ तो वो लोग भी बोलते हैं उन्हें भी नहीं पता, लेकिन वो लोग कभी नहीं चाहते कि मैं हॉस्पिटल जाऊँ। और ये सब तब स्टार्ट होता मैं एलिमेंट्री स्कूल में था और सेकंड टाइम मुझे मिडिल स्कूल में फील हुई। और जब मेरे ग्रैंडफादर को पता चला तो वो लास्ट टाइम जब मैं हॉस्पिटल गया था
और उस वक्त हमें पता चला कि बीमारी ठीक नहीं हो सकती। और मेरी फैमिली में सबको पता कि मेरे चेकअप में क्या निकला, लेकिन मुझे फिर भी किसी ने नहीं बताया। और मुझे लग रहा है गॉड ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, लेकिन फिर भी मैं इस पेन को सहता हूँ क्योंकि मुझे जीना है। और इन सब चीज़ों के बाद में मुझे लाइफ और डेथ से इतना फर्क नहीं पड़ता। और इन सब चीज़ों के बाद में मैंने अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर दिया और सर्वाइव करने के लिए बहुत सारे एफर्ट डाले। मैंने मेडिकल और केमिस्ट्री की सारी बुक्स पढ़ ली और मैं ह्यूमन की जेनेटिक्स पढ़ने के पीछे पागल हो गया था। और इसी वजह से मैंने एक ऐसा टूल बनाया जिससे मैं दुनिया के किसी भी हॉस्पिटल को हैक कर सकता हूँ। और मैंने अपनी सेम डिजीज को चेक करने के लिए दुनिया के जितने बड़े हॉस्पिटल सबको हैक किया, लेकिन मुझे कहीं भी मेरे जैसा केस नहीं मिला। और जब मैंने खुद की बॉडी को चेक किया तो मुझे पता चला मेरी बॉडी की सेल्स काफी ज़्यादा चेंज हो रही है, मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल बन रहा हूँ। और फाइनली मुझे यूएस की मिलिट्री हॉस्पिटल में एक अपने जैसा केस मिला, लेकिन जब मैंने उसके बारे में वापस चेक किया तो उसकी इन्फॉर्मेशन पूरी तरह डिलीट कर दी गई थी। और मैं बस यही सोचता था कि आखिर उस रिकॉर्ड को डिलीट क्यों किया गया। वो मेरे सेम प्रोसेस से गुजर रहा था, हो सकता है वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल बन रहा हो। तो या फिर तो उसे पावरफुल बनाया जा रहा होगा या फिर उसे मार दिया गया होगा। और अब ये पहली बार है जब मुझे समझ में आया कि आखिर मेरे पेरेंट्स मुझे हॉस्पिटल जाने से मना क्यों करते हैं। पहले मुझे लगता था कि उन्हें मुझसे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन असलियत में रीज़न कुछ और था। और मुझे लग रहा है जल्दी मॉल्टिंग प्रोसेस कंप्लीट होने वाली है। और तभी यू जीन को टीचर हुइन का फ़ोन आता है। यू जीन बोले मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं कल स्कूल नहीं आया। और तभी टीचर हुइन बोलती है मैंने तुम्हें कल कॉल किया था पर तुमने कॉल नहीं उठाया, अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तुम्हें बोल देना चाहिए था। और क्या तुम हॉस्पिटल गए थे? यू जीन बोलते नहीं मैं हॉस्पिटल तो नहीं गया, पर अगर मेरी तबीयत ठीक है तो मैं कल आ जाऊँगा, और अगर मैं नहीं आ पाया तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और तभी उसको अपनी बॉडी में कुछ फील होने लगता है और वो बोलता है मॉल्टिंग की प्रोसेस तो कंप्लीट हो चुकी है तो आखिर अब ये क्या है। और तभी उसको वहाँ पे उल्टी होने लगती है। और फिर यू जीन बताइए सब मेरे साथ पहले भी हो चुका है, जब भी मॉल्टिंग कंप्लीट होती है तो मुझे उल्टी होने लगती है और मुझे लगता है मेरी बॉडी के सारे सेल टूट के बाहर निकल रहे हैं और मेरी बॉडी वापस रीजनरेट कर रही है। और इस वक्त मुझे अपने माइंड को पूरी तरह से कॉन्शियस रखना पड़ता है ताकि मैं इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकूं। और ये प्रोसेस कुछ दिनों तक चलती रहती है और इस बीच में बिल्कुल भी आराम नहीं कर सकता क्योंकि इस टाइम मेरी बॉडी काफी ज्यादा वीक हो जाती है। और मैं अपने माइंड की हेल्थ से अपनी बॉडी को उस तरह से ढालता हूँ। और हम देखते पूरे 4 दिन बीत गए होते हैं और वो प्रोसेस कंप्लीट हो गई होती है। और यूजीन बोलते मैं लगातार 4 दिन एब्सेंट हो गया, टीचर हुई तो मुझे मार ही डालेगी। और जब वो फोन उठाता तो उसकी मॉम का मैसेज आया होता है और उसकी मॉम ने उसको बोला होता है कि तुम हिम्मत रखना। और हम यूजीन को चलने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। और जब अपनी चेयर पे आके बैठता है तो बोलता है कि मैंने मुश्किल से 5 कदम चले हैं, पर मुझे लग रहा है कि मैंने 10 किलोमीटर की रनिंग करी हो। और शायद ये तीसरी बार नहीं बल्कि चौथी बार हुआ है मेरे साथ। और फिर यूजीन वहाँ पे नहाने के लिए जाता है और वो बोलता है जिस पानी में नहाता हूँ वो एक स्पेशल केमिकल है और वो मेरी बॉडी के लिए बाहर से कोटिंग का काम करता है जिससे मेरी बॉडी स्ट्रांग रह पाए और इससे मेरी बॉडी की रियल स्मेल भी छुप जाती है। और नहाने के बाद अब मेरी बॉडी इतनी वीक फील नहीं हो रही, हालांकि मुझे काफ़ी अजीब फील हो रहा है, पर कोटिंग ने काफ़ी अच्छी तरह से काम किया। पर फिर भी मेरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, अगर मैं अपनी स्किन को जोर से खींच दूँ तो वो फट जाएगी। और फिर यूजीन अपनी बॉडी के ऊपर परफ्यूम लगाने लगता है जो कि उसने खुद ने रेडी किया होता है और वो बोलता है ये मेरी बॉडी की स्मेल को पूरी तरह छुपा देगी। और फिर यूजीन बोलता है कि मुझे गॉड ने काफ़ी ज़्यादा पेन दिया है इसीलिए मैं अपनी बॉडी को रिक्रिएट कर रहा हूँ। उसके लिए मैं 2 इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। सबसे पहले ह्यूमन बॉडी को समझना, और ह्यूमन की बॉडी को समझने के बाद मैं अपनी बॉडी को गॉड के लेवल का बनाऊंगा। अब इसके आगे क्या होगा हम नेक्स्ट एपिसोड बनाएंगे। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।